नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूक्रेन की शांति वार्ता को लेकर फैली हुई अशांति की। जी हां, जब से यूक्रेन और रशिया के बीच शांति वार्ता की बात जोर पकड़ी है, तब से युद्ध जो पहले यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे चल रहा था, वो युद्ध अब पूरे यूरोप में और यूरोप से होता हुआ मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया है। जैसा कि आप जानते हैं, कल ही सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में, जैसा कि ट्रंप साहब ने इनिशिएटिव लिया था और उनके इनिशिएटिव पे रशिया के और यूएस के फॉरेन मिनिस्टर्स के नेतृत्व में एक डेलीगेशन रियाद में मिला, जो कि यूक्रेन रशिया के बीच शांति समझौता कैसे हो, उस पे वार्ता हो और उसे कैसे फाइनलाइज किया जाए, इसको लेकर के बैठक थी। पर जितना बैठक में चल रहा था, उससे ज्यादा बवाल बाहर चल रहा था, क्योंकि यूक्रेन को लेके बात हो रही थी। यूक्रेन ही शामिल नहीं था। ऐसे में जेलेंस्की साहब पहले तो यूएई पहुंचे, यूएई से वो टर्की पहुंचे और उन्होंने कहा कि जब तक यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, यूके, जो हमारे सब सहयोगी हैं, वो अगर शांति वार्ता के पार्टनर्स नहीं होते हैं, तब तक किसी शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी हिम्मत की बात थी उनके तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जहां ट्रंप साहब के रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस साहब पहुंचे थे, उनके सामने लिटरली अमेरिकी सपोर्ट को लेकर के वो गिड़गिड़ाने लगे थे। और जिस तरीके का तेवर जेडी वांस ने वहां से दिखाया था, वहां से लेकर अब जबकि ये साफ साफ कहना कि हमारे बिना कोई शांति वार्ता नहीं, हमारे पार्टनर्स के बिना कोई शांति वार्ता नहीं, और अगर शांति वार्ता कोई होनी है तो वो टर्की में हो। उनके इस रिएक्शन पे ट्रंप साहब का रिएक्शन तो आना ही था। ट्रंप साहब ने भी अपना रिएक्शन दिया कि शांति वार्ता के लिए तो उनके पास हमेशा समय था, 3 साल से समय था। उनके पार्टनर्स भी थे, यूरोपियन यूनियन, यूके, सब तो उनके साथ ही थे। उन्होंने क्यों नहीं कर लिया? अब जब हमने पहल की है तो उस पहल में उनको कमियां दिख रही हैं। कमियां तो उनकी तरफ से है। युद्ध की शुरुआत उन्होंने की, खामखा युद्ध में अपने देश को उन्होंने घसीटा, इतने लोग मारे गए, कोई परवाह नहीं। और हम शांति वार्ता कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पे सवाल। जिस तरीके से ट्रंप साहब ने रिएक्ट किया, उन्होंने जैसे सब कुछ खारिज ही कर दिया हो। हालांकि ये था कि इसके बाद तुरंत उनके और पुतिन साहब की रियाद में होने वाली मीटिंग के डेट अनाउंस हो जाएंगे, जो कि अब थोड़ा सा पीछे टल गया है। देखिए कब तक वो संभावित डेट अनाउंस होते हैं और आगे ये चीजें कैसे पैन आउट होती हैं। बल्कि उस पे पुतिन साहब का रिएक्शन आ गया। पुतिन साहब ने कहा कि अगर जेलेंस्की हमसे बात करना चाहते हैं तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन पहले जेलेंस्की ये तो तय करें कि वो अपने देश के वैध प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि शुरू से ही पुतिन साहब का एक स्टैंड रहा है कि नहीं नहीं, जेलेंस्की साहब का टर्म पिछले मई में ही खत्म हो गया था और तब से वो वार क्राइसिस के कारण कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो लेजिटिमेट प्रेसिडेंट तो नहीं है। हालांकि यूरोप के, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया कि नाटो को लेकर के हमारी अब स्टैंड है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो तो हमें उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है।
हम भी शांति चाहते हैं, हम भी युद्ध खत्म करना चाहते हैं, पर इनके जो दूसरे सहयोगी थे यूक्रेन के, यूरोपियन यूनियन के तमाम सदस्य पेरिस में बैठे और पेरिस में उनकी एक बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने यही राग आलापा कि यूक्रेन के बिना, यूरोपियन यूनियन के बिना, यूके के बिना इस बैठक की कोई वैधता नहीं है। बल्कि यूके का एक स्टेटमेंट आया कि अगर जरूरत पड़ती है हमें ग्राउंड ट्रूप्स यूक्रेन में भेजने की शांति के लिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। फ्रांस की तरफ से भी आया कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम पूरी ट्रुप तो नहीं लेकिन सांकेतिक तौर पे उसके साथ होंगे। जर्मनी ने इस पे अपनी आपत्ति दर्ज की और जो स्थितियां हैं, जैसे कि अभी जर्मनी में अगले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं, इसलिए जर्मनी ढुलमुल सा ही चल रहा है, उसको अपनी पोजीशनिंग को लेकर के क्लैरिटी वो नहीं दे रहा है। जो बाकी सदस्य थे, जिसमें इटली की पीएम आती हैं मेलोनी जी, जो कि एकमात्र यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी शख्सियत थी जो ट्रम्प साहब के शपथ ग्रहण में शामिल थी, उन्होंने भी अपनी असमंजस सी और लाचारी सी स्थिति व्यक्त की। मतलब कि यूरोपियन यूनियन इस मसले पे तो साथ है कि यूक्रेन के साथ ही वार्ता होनी चाहिए, उस वार्ता में हमें होना चाहिए, उस वार्ता में यूके को होना चाहिए, यूक्रेन को नाटो में शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर ये बातें नहीं होती हैं तो आगे युद्ध कैसे चलेगा, इसकी कोई रूपरेखा, इसकी कोई गारंटी उनके पास नहीं है। और वहां पे फिर बात यूएस पर डिपेंडेंसी पे आ जाती है कि हम तो यूएस के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं और यूएस जो कर रहा है वो साफ साफ हमें धोखा दे रहा है। और ऐसा लगा भी, क्योंकि कल जो बैठक हुई उसमें यूक्रेन को लेकर जाने क्या बातें हुई, पर जो बातें निकल करके आई वो यूएस और रसा के रिलेशंस को कैसे और मजबूत किया जाए, इस पे ज्यादा फोकस लगी। क्योंकि उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए, उन स्टेटमेंट्स में ये बात थी कि कैसे हम एक दूसरे देश में अपनी एम्बेसीज को खोलें, कैसे स्टाफ्स को बढ़ाएं, कैसे रसा पर जो सैंक्शंस लगा है सैंक्शंस को खत्म किया जाए, कैसे आने वाले दिनों में रसा के साथ हमारी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ज्यादा हो और रसा को हम किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लेकर के आए। बात धंधे पे ज्यादा दिखी और ट्रम्प साहब का तो मोड बिजनेस को लेकर के साफ ही रहा है। अमेरिका को लेकर के शुरू से एक समस्या रही है कि अमेरिका किसी भी इस तरीके के युद्ध में बहुत आक्रामक होकर के खुल करके चले आता है और अपने सहयोगी पार्टनर्स को युद्ध के एक लेवल पे ले जाने के बाद वो थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, लचर होने लगता है, वहां की सरकार की नीतियां बदलने लगती हैं, उसे चिंता होने लगती है कि हमारे यहाँ के टैक्स पेयर्स का पैसा वहां लग रहा है। और तब तक जो उसका पार्टनर युद्ध में बुरी तरीके से फंसा होता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है सिवा अमेरिका से गिड़गिड़ाने की। और इस गिड़गिड़ाने के खेल से ही अमेरिका की बार्गेनिंग शुरू हो जाती है और बार्गेनिंग बिजनेस डील्स की होती है, बार्गेनिंग यूएस के प्रॉफिटियरिंग की होती है। और आज जहां यूक्रेन और रशिया का युद्ध फंसा हुआ है और जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, जहां यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन सब के सब इस चीज को खुले में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस युद्ध को रशिया के शर्तों पे खत्म नहीं किया जा सकता है। रशिया के शर्तों पे युद्ध को खत्म करना, इससे बड़ा अपमानित होना, इससे बड़ा फजीहत उठाना और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हर तरीके से इसमें बर्बादी हुए। लेकिन युद्ध करने के लिए उन्हें अमेरिका का सपोर्ट चाहिए,
और अमेरिका की अपने शर्तें हैं, क्योंकि अब कल तक जो बाइडेन सरकार थी उसके लिए यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन अपने भाई भाई की तरह थे। नई सरकार के लिए इनका कोई महत्व नहीं। नई सरकार, ट्रम्प सरकार के लिए ये 80 साल के पुरानी जो दोस्ती है, जो भाईचारा है, वो सब ध्वस्त है। उनके लिए एक नया दोस्ती का, जो अब तक दुश्मन था वो उनका दोस्त है, और वो पुतिन साहब के साथ, रसा के साथ कोई भी डील करने को तैयार है। हाँ, उनका इंटरेस्ट जरूर नेटो के सिक्योरिटी एक्सपेंसेस को बढ़ाने पर है, क्योंकि उनका कहना है कि नाटो देशों को, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, उन सबको सिक्योरिटी कंसर्न है रसा से, और वो चाहते हैं कि कोई जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन टाइप की चीज हो, तो उसके लिए वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। भैया खर्च तो करो, खर्च करोगे तभी तो सपोर्ट मिलेगा। यही बात तो यूक्रेन के लिए वो कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रम्प साहब के मंत्री, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, रॉबर्ट केनेडी साहब, उन्होंने कहा कि यूक्रेन का वार दरअसल ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग है। ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं, क्योंकि जो फंड्स सीधे के सीधे यूक्रेन में जा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा फंड सीधे डिफेंस एक्सपेंसेस और सपोर्ट के नाम पर उन कंपनियों को जा रहा है जो डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है वहां पे, और उन सब में ब्लैक रॉक का बड़ा स्टेक है। तो सवाल यह है कि एक तो यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन, इन सब का रिमोट किसके पास है? इनका रिमोट यूएस पकड़ा हुआ है, और यूएस का रिमोट ट्रम्प साहब के पास है, और पता चला ट्रम्प साहब का भी रिमोट कहीं और से है, और वो रिमोट केवल एक ही चीज पे ध्यान दे रहा है कि धंधा कहां है, और उसको जहां धंधा दिख रहा है, यूक्रेन में जो उसको चाहिए उसने ऑलरेडी डील कर लिया। इक्विपमेंट्स जितना देना था बेच दिया, नए इक्विपमेंट्स के नए पैसे लगेंगे, वहां के जो फील्ड्स थे, जमीन, उन पे उनका कब्जा हो गया है। अब यूक्रेन में बहुत ज्यादा जूस तो है नहीं। रसा एक पावर है, मिलिट्री पावर रहा है हमेशा, रसा से वो हमेशा उसकी भिड़ंत रही है। उसको लगता है कि एक नया ऑर्डर सेट करते हैं और रसा के साथ में एक नया बिजनेस का माहौल बनाते हैं। अब इस माहौल से परेशानियां यूरोपियन यूनियन की बढ़ जाती है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि आज जो यूक्रेन के साथ हुआ, कल वो किसी भी बॉर्डरिंग स्टेट के साथ में हो सकता है, और जब आज इसका कोई इलाज हम नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका के साथ होते हुए, तो कल अगर अमेरिका खुल के रसा के साथ में खड़ा हो जाता है तो हमारे पास क्या इलाज होगा उसका। तो जाहिर तौर पे जो चीजें आगे बढ़ रही हैं उसके आधार पे ये तो दिख रहा है कि रसा के शर्त पे ही युद्ध खत्म होगा। जो कॉन्सेशंस यूक्रेन को देना था, जो कॉन्सेशंस यूरोपियन यूनियन को देना था, वो तो खुले लेके खड़े हैं कि भाई साहब ये भी मेरे से ले लो, ये भी मेरे से ले लो, लेकिन रसा कोई कंसेशन सामने से तो कम से कम नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि जो क्षेत्र मेरे पास, मेरे कब्जे में है, वो मेरे पास रहेंगे। क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन पोस्चरिंग इस बात को साफ साफ बता रही है। उसका शर्त है कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा, और लगातार दोनों एक दूसरे पे फायरिंग भी कर रहे हैं। तो ये शांति वार्ता किस ओर जा रही है और कहां पे खत्म होगी? तो जाहिर तौर पे कल के बाद जो पोस्चरिंग और जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, दिख रही हैं, उससे ये लग रहा है कि हर तरीके का कॉन्सेशन यूक्रेन और उसके पार्टनर्स को देना पड़ेगा। हालांकि यूएस का कहना है कि नहीं, हम रसा से भी कुछ कॉन्सेशंस लेंगे। अब वो कॉन्सेशंस क्या होता है, किस टर्म पे होता है, ये तो आगे पता चलेगा, जो सामने से बहुत संभव दिख नहीं रहा है। पर
अगर इन्हीं शर्तों पे बातें हुई और जैसा कि अभी मौजूदा दिख रहा है कि ये लड़ाई एक तरफा खत्म होती है, एक तरफा शांति समझौता होती है, तो भले ही जो यूक्रेन के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए यूएस अपना ट्रूप न भेजे, यूरोप अपना ट्रूप न भेजे, किसी और देश के साथ में बात करके यूएस दबाव बना करके किसी और देश का पीस कीपिंग फोर्स वहां पे भेज सकता है। अभी चर्चा भारत और चाइना के भी फोर्सेस को भेजने की हो रही है। कोई भी जा सकता है पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे, वहां यूक्रेन को सिक्योरिटी वो मिल सकता है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि पहला विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय अमेरिका की एंट्री हुई थी इसी यूके और यूरोपियन कंट्री के सामने एक हथियार के सप्लायर के रूप में, और पहले विश्व युद्ध के दंश ने दूसरे विश्व युद्ध को खड़ा किया, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दोस्ती बनी अमेरिका की और यूरोप की, वो दोस्ती अब खत्म सी हो गई है, खत्म सी होती भी लग रही है। और ये रसा और यूक्रेन के बीच शांति इस कीमत पे अगर आ रही है जहां से यूरोप और यूक्रेन सबका स्वाभिमान कुचला जाता है, तो ये दंश ऐसे ही नहीं दब जाएगा, ये फिर उठ खड़ा होगा और फिर एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तैयारी करनी पड़ेगी। आज रसा जिस भी रूप में एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे, चूंकि उसकी इकोनॉमी अभी बहुत छोटी है, उससे बहुत बड़ी इकोनॉमी है यूके की, फ्रांस की, जर्मनी की, सबकी, तो वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के तौर पे वो शायद इस मेन स्ट्रीम में आना भी चाहे और रसा को यूएस अकोमोडेट भी कराना चाहे, संभवतः मजबूरी में यूरोप कुछ कंसेशंस भी दे दे, पर ये वो नस्ल है जो कभी एक नहीं हो पाएंगे, ये वो दंश है जो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। जैसा इराक में हुआ, जिस तरीके से इराक के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक तबाही का नया मंजर खड़ा हो गया, जो अफगानिस्तान में हुआ, कहीं कुछ वैसा ही यूक्रेन के शांति वार्ता के बाद न हो जाए। इसलिए ये समझना होगा और कहीं ना कहीं मध्यस्थ बने एजेंसीज को, मध्यस्थता कर रहे ट्रम्प साहब को, कि बिजनेस एक चीज तो है, उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन रिश्ते भी कुछ चीज होते हैं जिनको निभाना बहुत जरूरी है। अगर आपके मिजाज में यही हो जाता है और आप इसी के रूप में मशहूर हो जाते हैं कि आपके किसी भी रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं है, हर वैल्यू केवल फायदे का है, तो जो नया ग्लोबल ऑर्डर सेट होगा उसमें आपको भी लोग फायदे के लिए ही यूज करेंगे। आज बस इतना ही।